नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह अपना एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे, अपन चर्चा कर रहे थे आपके एसएससी जीडी 2024 में जो आपके एग्जाम महत्वपूर्ण एग्जाम है फरवरी। चलिए, अभी आवाज वगैरह आ रही होगी तो आपके सामने पहला क्वेश्चन, आज टॉपिक वाइज एमसीक्यू के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आवाज वगैरह आ रही होगी, ठीक है। तो अब आप बताए हो, चलिए कोई बात नहीं, अब आप बताए हो काफी देर बाद में, ठीक है। चलिए, पहले तो आ रही थी ना वॉइस, ठीक है ना, पहले तो वॉइस आ रही होगी, शुरुआत की जो क्लास के अंदर वॉइस आ रही होगी, अब तो वॉइस आ रही है तो आप जरूर बता देना, ठीक है। चलिए, अपना पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा ने करवाया था, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा। सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। अभी भी नहीं आ रही क्या वॉइस? वॉइस तो आ रही होगी, अब तो आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए, तो बता दीजिए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा ने करवाया था, ये कौन से महाराजा ने करवाया था, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए इसका आंसर, ठीक है। ये फायदा होता है शुरुआत में आपके 11 बजे लाइव आते ही, ठीक है। क्लास आ जाना चाहिए आप सभी को, वैसे क्लास में आ जाना चाहिए था 11 बजे, ताकि उस टाइम में वॉइस का कर दो, कम से कम 5 मिनट की क्लास हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद में आप बताते हो। चलिए कोई बात नहीं। दिल्ली के अंदर आपसे पूछा है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा ने करवाया, किसने करवाया वो आपसे पूछा है। जंतर मंतर मैंने आपको पहले भी कहा था, जंतर मंतर कितनी जगह है, ठीक है। जंतर मंतर के बारे में अपन बात करें तो कितनी जगह, तो आप बोलिए सर 5 जगह है। 5 जगह कैसे याद रखोगे, तो सबसे पहला जयपुर के अंदर तो फिक्स होएगी होएगी, ठीक है। इसी के साथ में दिल्ली के अंदर याद रखना, आपको कहां पर याद रखना है, दिल्ली के अंदर। अब बाकी के कैसे याद रखोगे, तो आप बोलोगे सर जैन बन गया मधुर, कैसे बन गया, जैन बन गया है तो जैन बना मधुर बन गया है, कैसा बन गया, तो आप बोलोगे सर जैन बना मधुर। जैन से अपन बात कह सकते हैं कि जैन से क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बना से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर बनारस हो जाएगा, कौन सा, बनारस, वाराणसी, ठीक है ना, बनारस वाराणसी, ठीक है। चलिए, अगला अपन बात करते हैं मथुर से, तो आप बोलोगे सर मथुरा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। यहाँ से एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ कितनी जगह पर है, तो 5 जगह पर है, कितनी जगह पर, 5 जगह पर है, ठीक है। और किसने बनाया था, तो जयपुर के शासक है आपके सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक याद रख लेना, हवा महल के बारे में भी पूछा जाता है कि हवा महल किसने बनाया था। तो हवा महल के बारे में अपन बात करें तो प्रताप सिंह ने बनाया था, किसने बनाया था, प्रताप सिंह, जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह, इन्होंने हवा महल बनाया था। और यह बनाया था 1799 ईस्वी के अंदर। कब बनाया था बताइए, 1799 ईस्वी के अंदर, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ स्थित है, बताइए। टावर ऑफ विक्ट्री के बारे में आपसे पूछा है, टावर ऑफ विक्ट्री के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपका, सभी का आंसर आना चाहिए। गुड मॉर्निंग आपको, और सभी को नई साल की शुभकामनाएं। शुरुआत में थोड़ी आवाज नहीं आ रही थी, आप थोड़े
लेट आए थे तो मुझे भी नहीं पता चला था, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है, चलिए विजय स्तंभ के बारे में आपसे पूछा है, विजय स्तंभ कहां पर है, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ कहां पर स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मोंती कुमारी का आंसर, लक्की का आंसर। एक बार जितने भी जुड़े हैं सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। कहां पर स्थित है, बी आंसर राजस्थान, बिल्कुल ठीक है। चलिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो, राजस्थान के अंदर है। कहां पर है ये, राजस्थान के अंदर है, ठीक है। विजय स्तंभ के बारे में देखोगे तो थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा विजय स्तंभ का, ठीक है। चलिए यह है विजय स्तंभ, दिख रहा होगा सभी को, विजय स्तंभ है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं। देखो विजय स्तंभ कितना मंजिला है ये, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितने मंजिला भवन है ये, तो ये मंजिला भवन है 100, ये आपके 9 मंजिला भवन है। कितने मंजिला, 9 मंजिला भवन है, ठीक है। इसकी ऊंचाई के बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी ऊंचाई है 122 फीट है। कितनी फीट है, 122 फीट। किसने इसको बनाया था, तो आप बोले सर कुंभा ने बनाया था। किसने बनाया था इसको, तो आप बोले सर ये बनाया था कुंभा ने। अच्छा कुंभा ने क्यों बनाया, कहां पर विजय प्राप्त की थी, तो अपन बात करें गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। कहां पर विजय प्राप्त की थी, तो बोलिए सर कुंभा ने विजय प्राप्त की थी वो गुजरात पर, गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है ना। गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त की थी। उस युद्ध का नाम के बारे में अपन बात करें, सारंगपुर का युद्ध है। कौन सा युद्ध है, सारंगपुर का युद्ध। तो सारंगपुर के युद्ध के विजय के बाद में बताओ किसने बनाया, तो बोलिए सर सारंगपुर का युद्ध गुजरात के शासक को और मालवा के शासक को हराया किसने, कुंभा ने, और उसी की याद में यह बनाया था, यहां पर विजय स्तंभ बनाया था, ठीक है ना। इतना सभी को समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां पर, ठीक है। चलिए इसी का अन्य क्या क्या नाम है उनके बारे में अपन बात करें, तो इसी का अन्य नाम है मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मयूर ध्वज, मयूर ध्वज भी कहा जाता है। विष्णु स्तंभ भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आप सर विष्णु स्तंभ के बारे में अपन बात करें तो इसको विष्णु स्तंभ के नाम से। चारों ओर इसके क्या है, तो आप सर चारों ओर मूर्तियां हैं। क्या है, मूर्तियां। मूर्तियों का अजायब घर भी इसी को कहा जाता है। मूर्तियों का क्या कहा जाता है, तो आप सर मूर्तियों का अजायब घर भी इसी को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है ये, राजस्थान के अंदर भी, तो आप बोलिए सर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट करना, कहां पर स्थित है ये, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। अच्छा यहीं पर आपको देखोगे तो यहां पर देखोगे तो इसी के पास में एक प्रशस्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है, तो आप बोलिए सर एक प्रशस्ति लगी हुई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है बताइए, इसी के पास में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में अपन बात करें तो प्रशस्ति बताओ कहां पे लगी हुई है, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है वो विजय स्तंभ के पास में लगी है। इसका निर्माण के बारे में कुंभा ने बनाया था, लेकिन इसके बारे में और थोड़ी चर्चा करें यहां पर तो इसी के बारे में हम देखेंगे। इसका वास्तुकार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसका वास्तुकार कौन था। इसका वास्तुकार के बारे में देखते हैं तो वास्तुकार देखो तो आप बोलोगे सर जेता था। कौन था, जेता, नापा, पामा और पूंजा था। पामा और पुंजा ये सभी के सभी क्या थे, तो अब सर इसके वास्तुकार थे। इसको बनने के अंदर अपन बात करें तो ये बनना प्रारंभ हुआ था 1440 के अंदर और 1448 तक बना था, ठीक है। लगभग इसके अंदर 90 लाख रुपए, उस समय के 90 लाख रुपए और आज के देख लिए अरबों रुपए हैं, ठीक है ना। उस समय इसके 90 लाख रुपए लगे थे, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको कि विजय स्तंभ कहां पर है, दोबारा कभी भी गलती मत करना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। कहां पर, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए हैं, किस वंश से जुड़े हुए हैं, ओके। सुनीता हमारे साथ में जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग आपको और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को जितने भी हमारे साथ में जुड़े हैं। शुरुआत में मैंने कह दिया था वैसे तो, ठीक है। चलिए कोई कोई बात नहीं, उस टाइम आवाज नहीं आ रही थी। आप अपने यहाँ पर अपना एग्जाम की तरफ से तथा हमारी तरफ से भी आप सभी को यहाँ पर नई साल की शुभकामना, ठीक है ना। चलिए तो अपन बात कर रहे थे इसके आपके साहित्य के प्रख्यात समर्थक, साहित्य के प्रख्यात समर्थक मीना जी हमारे साथ में जुड़े हैं, तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। ओके रिंकू का आंसर, गुरुजी नया साल के धोख, ओके पर आपको भी खुश रहो सर, ठीक है। ओके साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज के बारे में पूछा है, राजा भोज के बारे में पूछा है, तो राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए हैं, चालुक्य, चोल, परमार और पाल वंश। सी आंसर परमार। चलिए सुनीता जी के
परमार परमार परमार, चलिए सभी का अच्छा आंसर आ रहा है। परमार वंश से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? परमार वंश से जुड़े हुए हैं। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं परमार राजवंश के बारे में। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि परमार वंश के बारे में, इसका संस्थापक कौन था। सबसे पहले देखोगे, देखो शॉर्ट के अंदर बता देता हूं, 1 मिनट में परमार वंश, कितने मिनट में? 1 मिनट के अंदर परमार वंश के बारे में बात करेंगे जो आपके महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो पूछेंगे परमार वंश का संस्थापक, संस्थापक कौन है? तो आप बोलोगे सर उपेंद्र पाल है। संस्थापक के बारे में अपन बात करें तो बताइए कौन? तो आप बोलोगे सर उपेंद्र है। कौन है? उपेंद्र के बारे में देखोगे तो इसका संस्थापक है जिसको कर्षण राज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो आप बोलोगे सर कर्षण राज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला अपन बात करें परमार राजवंश के बारे में और थोड़ी चर्चा करें तो इसकी राजधानी, परमारों की राजधानी कौन सी थी? तो आप बोलोगे सर इनकी राजधानी हुआ करती थी पहले, जब परमार जो शुरुआती थे, उपेंद्र थे, उनके समय उज्जैन राजधानी हुआ करती थी। कौन सी राजधानी थी? उज्जैन राजधानी थी। लेकिन उज्जैन से बाद में परिवर्तित हो जाती है, और उज्जैन से परिवर्तित होती है वो धारावर्ष होती है। कहां पर होती है? तो आप बोलोगे सर धारावर्ष। धारा में यहां पर हम बात करें धारावर्ष कहते हैं इसको, तो धारावर्ष के अंदर राजधानी परिवर्तित होती है, और यह परिवर्तित किया था राजा भोज ने। किसने की थी? राजा भोज ने की थी। यह इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा भोज ने, बताइए, राजधानी को परिवर्तित कर कर कहां पे किया? धारावर्ष को किया। किसको? धारावर्ष को। पहले कहां पे थी? तो पहले थी वो उज्जैन में थी। कहां पे थी? उज्जैन में थी। ठीक है, इसी भोज को कविराज की उपाधि है। कौन सी उपाधि है? तो आप बोलोगे सर इसकी उपाधि के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो उपाधि है वो कविराज की उपाधि है। ठीक है ना, कविराज की उपाधि किसकी? तो आप बोलोगे सर कविराज की उपाधि है राजा भोज की है। उपेंद्र संस्थापक है, उज्जैन पहले राजधानी थी। धारावर्ष अपन बात करें तो धारावर्ष है ये आपके राजा भोज की क्या थी? तो आप बोलोगे सर राजधानी बन गई थी। ठीक है, ओके, रिंकू बोल रहे हैं मैं नया स्टूडेंट हूं, स्वागत है आपका। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए, तो और अपन बात कर लेते हैं, परमारों के बारे में देख रहे थे तो परमारों का यहां पर हो गया। इसी के बाद में एक और याद रख लेना, इसी राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ के अंदर इसने त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया था। कौन सा? त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था वो राजा भोज ने करवाया था। उपाधि कौन सी है? तो आप बोलिए सर कविराज की उपाधि है। कोई रचना भी लिखी थी क्या? इसी की रचना के बारे में अपन बात करें, जो महत्वपूर्ण रचना है इसकी राजा भोज की है, श्रृंगार प्रकाश के नाम से। किसके नाम से? श्रृंगार प्रकाश के नाम से है। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना। इसकी उपाधि के बारे में देख लेते हैं, यहां पर उपाधि है वो है श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार राजवंश के बारे में पूछा है, बताइए प्रतिहार राजवंश का संस्थापक के बारे में, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन है इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। समुद्रगुप्त को भी कविराज, हाँ समुद्रगुप्त की भी कविराज की उपाधि है, राजा भोज की भी कविराज की उपाधि है। ठीक है ना, वो आपसे पूछेंगे कि परमार राजवंश में कौन से शासक की कविराज की उपाधि थी। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना। ओके, बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। प्रतिहार राजवंश के संस्थापक, काफी बार मैंने आपको बता भी रखा है, प्रतिहार राजवंश कहां पे शासन कर रहे थे? तो आप बोलोगे सर ये जालोर, भीनमाल और मंडोर वाले शासन के अंदर। ठीक है ना, मंडोर वाला जो स्थान है वहां पर इनका शासन था। ठीक है, चलिए ओके, मोंती कुमारी का ए आंसर है। नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव प्रथम, इतना आसान क्वेश्चन था उसमें भी गलती। अच्छा, सभी का ए आंसर आ रहा है। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक ही तो पूछा आपको। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक हर्षवर्धन, क्या बात कर रहे हो, हर्षवर्धन है। गजब, टप्पे टप्पे भी गजब गजब लगा रहे हो आप। नहीं पता ये भी? हैप्पी न्यू ईयर मीना जी आपको भी। ओके, जालोर जालोर, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सभी के सभी टप्पे लगा रहे थे। चलो, इसमें तो देखो नरसिम्हा देव प्रथम ये तो होंगे नहीं। हर्षवर्धन तो आप कैसे दे रहे हो? ये तो हम बात करें वर्धन राजवंश पुष्यभूति वंश से संबंधित नहीं होंगे ना ये तो। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन तो चांस ही नहीं था आपका, कैसे दे रहे थे? हरीशचंद्र है। कौन है? तो आप सर हरीशचंद्र। बात कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं प्रतिहार राजवंश के बारे में। जब भी प्रतिहार राजवंश आ जाए ना तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, दो चीजें ध्यान रखना कि प्रतिहार राजवंश था कहां पर। तो आप सर एक तो मंडोर में था। कहां पर था ये? मंडोर के अंदर। और मंडोर कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। कहां पर? जोधपुर के अंदर। समझ में आ गया होगा? तो आप बोले सर बिल्कुल आ गया। यहां पर प्रतिहार राजवंश का था, और इसके बाद में यहां पर प्रतिहार थे वो थे जालोर के अंदर। कहां पर? तो आप बोले सर जालोर भीनमाल। ठीक है, जालोर भीनमाल के बारे में अपन बात करें तो भीनमाल जालोर के अंदर यहां पे प्रतिहार थे। देखो थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझा देता हूं ताकि थोड़ा और समझ में आ जाए। तो ये हमारा प्यारा राजस्थान। ठीक है, यहां पर आपके जालोर है, ताकि आपको दोबारा कभी भी दिक्कत नहीं रहेगी। यहां पे जालोर है, यहां पे आपका जोधपुर, यहां पे जोधपुर है। ठीक है, दो शाखाएं थी। कितनी शाखाएं?
दो शाखाएं थी, ठीक है। चलिए, जिसमें से जो महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा जो शाखा थी वो तो थी आपकी जालोर भीनमाल वाली शाखा। कौन सी? जालोर भीनमाल वाली शाखा थी, ठीक है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि यही जो शाखा के शासक थे वो कहां पर, इस राजस्थान को छोड़कर कहां पे चले जाते हैं? तो आप बोलिए सर कन्नौज जाकर अधिकार करते हैं। कहां पर? कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं। किस पर? तो आप बोलिए सर कन्नौज पर, ठीक है। चलिए, तो अपन बात कर रहे थे प्रतिहार राजवंश का संस्थापक के बारे में। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा संस्थापक कौन है, तो संस्थापक आप बोलोगे सर हरीशचंद्र है। कौन सा चंद्र? तो आप बोलोगे सर हरीश चंद्र है, ठीक है, ये याद रख लेना, हरीश चंद्र है। अगला अपन बात करें, एग्जाम में और भी पूछा जाता है कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन है। वास्तविक संस्थापक, ये तो संस्थापक हम बात करें तो ये तो वास्तविक संस्थापक है, ठीक है। वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए तो है नागभट्ट प्रथम। कौन सा भट्ट प्रथम? तो आप बोलिए सर नागभट्ट प्रथम हो जाएगा, ठीक है ना। वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। संस्थापक जो आपके ताम्रपत्र अभिलेखों के अंदर जो मिलता है वो हरीशचंद्र नाम मिलता है। क्या नाम मिलेगा? हरीशचंद्र नाम मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगला अपन बात करें इन्हीं प्रतिहार के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। किसके वंशज है? लक्ष्मण के वंशज है। किसके वंशज है? ये लक्ष्मण के वंशज है। लक्ष्मण ने क्या किया था? तो आप बोलोगे सर भगवान राम का, जो भगवान राम रहते थे, ठीक है, जहां पे भगवान राम रहते थे, ठीक है, यहां पर लक्ष्मण खड़े रहते थे। यहां पर बताओ क्या दरवाजे पर लक्ष्मण खड़े रहते थे? तीर लेकर। क्या लेकर? तीर कमान लेकर खड़े रहते थे। तो बताओ इस लक्ष्मण ने क्या किया था? तो भगवान राम की जो ये यहां पर रहते थे, इन्होंने सुरक्षा की थी, जो घर की किसकी? तो आप बोलिए सर जो घर पर रहते थे, यहां पर रहते थे जंगल में, उस समय सुरक्षा की थी, यानी इन्होंने प्रतिहार का कार्य किया था। किसका? प्रतिहार का कार्य। समझ में आ गया ना प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? तो आप बोलिए सर यहां पर इसकी सुरक्षा करना। किसकी? सुरक्षा करना, ओके। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप बोलिए सर गुर्जर प्रतिहार भी इसको कहा जाता है। तो पहले के समय हम बात करें, ये वाला जो क्षेत्र देखो मैंने ये क्षेत्र बनाया है ना, इस क्षेत्र को कहा जाता था गुजरातर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? गुजरातर क्षेत्र कहा जाता था। और इसी गुजरातर क्षेत्र के नाम से बताओ कौन सा शब्द? तो आप बोलिए सर गुर्जर प्रतिहार इनको कहा जाता है। समझ में आ गया होगा इतना? तो आप बोलिए सर बिल्कुल आ गया। इसको यहाँ पर गुजरात वाला क्षेत्र और ये जो माउंट आबू वाला जो ये वाला क्षेत्र है, इसको गुजरातर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इनको क्या कहा गया? गुर्जर प्रतिहार कहा गया, ओके। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अगला अपन बात करें इन प्रतिहारों की राजधानी, तो मैंने आपको अभी बता दिया, मंडोर वालों की मंडोर राजधानी थी, जालोर वालों की राजधानी भीनमाल थी। अब आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाएगा भीनमाल वाला। कौन सा? क्योंकि मैंने कहा महत्वपूर्ण जो है वो भीनमाल वाला है, क्योंकि इन्होंने कन्नौज पर अधिकार किया। किस पर? कन्नौज पर। इसका मतलब प्रतिहारों की राजधानी आपसे कौन सी पूछेगा? तो प्रतिहारों की राजधानी होगी वो भीनमाल होगी। कौन सी होगी? भीनमाल होगी, ठीक है। चलिए, इसके महत्वपूर्ण शासकों के बारे में अपन बात करें तो आप बोलोगे सर एक तो नागभट्ट प्रथम है, एक नागभट्ट द्वितीय है, एक हरिश्चंद्र के बारे में हमने चर्चा कर लिया। सबसे जो महत्वपूर्ण शासक है वो है मिहिर भोज। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, मिहिर भोज के बारे में अपन बात करते हैं। मिहिर भोज है, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसकी उपाधि पूछी जाती है आदि वराह की उपाधि। किसकी उपाधि है बताइए? तो बोलिए सर आदि वराह की उपाधि है। एक तो आदि वराह की उपाधि और एक प्रभास पाटन की उपाधि है। किसकी उपाधि है? प्रभास पाटन की उपाधि। प्रभास पाटन और आदिवरा की उपाधि किसकी है? तो आप बोलिए सर मिहिर भोज की। सबसे शक्तिशाली शासक प्रतिहारों का कौन था? तो आप बोलिए सर प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक था वो मिहिर भोज था। कौन था? मिहिर भोज था। समझ में आ गया होगा? तो आप बोलिए सर कैसे शक्तिशाली? इसने कन्नौज पर अधिकार किया। इसी ने क्या किया? तो आप बोलिए सर कन्नौज पर अधिकार करके इसी को राजधानी बनाया था। इसी को क्या बनाया इसने? तो आप बोलिए सर कन्नौज पर अधिकार करके इसी ने कन्नौज को राजधानी बनाया था। ये सभी की सभी उपाधियां हैं वो हमें ग्वालियर अभिलेख में मिलती है। किस अभिलेख में? ग्वालियर अभिलेख के अंदर। देखो सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से यहां से क्वेश्चन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे रहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए, प्रतिहार में एक दो नाम और याद रख लेना। प्रतिहार में एक शासक और हुआ, उसके बारे में अपन बात करें, जिसका नाम था महेंद्र प्रथम। क्या नाम था? तो आप सर महेंद्र प्रथम और महिपाल प्रथम था, ठीक है। महेंद्र फर्स्ट और महिपाल था, ठीक है। इन्हीं के दरबार के अंदर कौन रहता था? राजशेखर रहता था। कौन रहता था? राजशेखर। तो ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि बताइए राजशेखर किसके दरबार में रहता था? तो राजशेखर है वो महेंद्र और महिपाल प्रतिहार शासक के शासनकाल में ये रहता था, दरबार में रहता था राजशेखर। और इसकी रचना थी कर्पूर मंजरी, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण कौन सी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? तो आप बोलोगे सर कर्पूर मंजरी राजशेखर की है, ठीक है। काव्य मीमांसा कौन से मीमांसा है? तो आप बोलोगे सर काव्य मीमांसा हो जाएगी, ठीक है। और एक जो सबसे ज्यादा राजस्थान के एग्जामों में पूछी जाती है बाल रामायण, कौन सा रामायण है? बाल
रामायण हो जाएगी। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब इनसे बाहर आपके प्रतिहार में क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतना यदि आपको याद है तो प्रतिहारों के अंदर इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये सब कुछ मैंने प्रतिहार की आपको एक ही क्लास के अंदर पूरा का पूरा बता दिया, 1 मिनट के अंदर पूरा प्रतिहार कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास में कायादरा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? तो ये किसने हराया था, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। किसने हराया था, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताओ। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास में कायादरा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? भीमदेव सोलंकी को, यहाँ पर कोलुभुंगा चोल प्रथम, भीमदेव सोलंकी द्वितीय और कोलुभुंगा चोल द्वितीय, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है, डी आंसर। गोरी के समय चोल वाले तो चांस ही मत करो, है ना, उस टाइम तो। जल्दी से बताइए इसका आंसर। डी आंसर सभी का। सोलंकी राजवंश से संबंधित है, इतना आपको बता दूं, ठीक है ना। कौन सा राजवंश है? सोलंकी राजवंश है, ठीक है। इसी के शासनकाल में अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा सोलंकी राजवंश, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से 1 मिनट के अंदर सोलंकी राजवंश भी कंप्लीट करते हैं अपन, ताकि आपके इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाए। सोलंकी राजवंश का संस्थापक कौन है? तो आपके सर संस्थापक है मूलराज प्रथम है, ठीक है। बताइए इसका, सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं संस्थापक। संस्थापक है सोलंकी राजवंश का मूलराज प्रथम है, ठीक है। चलिए, इनकी राजधानी थी अनिहिलवाड़ा। कौन सी थी? तो आप बोलिए सर अनिहिलवाड़ा थी। सोलंकियों की राजधानी कौन सी? अनिहिलवाड़ा। कहां पर है? गुजरात के अंदर है। कहां पर है? गुजरात के अंदर है। लेकिन माउंट आबू वाला क्षेत्र भी आता था, किसके? तो आप बोलिए सर माउंट आबू वाला क्षेत्र भी आता था, ठीक है। चलिए, अगला इनमें जो महत्वपूर्ण शासक बनता है उसके बारे में अपन बात करें तो भीमदेव प्रथम था। कौन था? तो आप बोलिए सर भीम फर्स्ट था। इसके शासनकाल में गजनी का आक्रमण होता है। किसका? तो आप बोलिए सर गजनवी का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण हुआ? गजनवी का आक्रमण हुआ इसी के शासनकाल में। एक तो ये याद रख लो, गजनवी का आक्रमण किसके शासनकाल में होता है? भीमदेव प्रथम के शासनकाल में होता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, इसी भीमदेव प्रथम का एक सामंत था, जो आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका एक सामंत था, नाम था विमल शाह। नाम क्या था इसका? विमल शाह था, ठीक है। ये मंत्री था, यहां पर विमल शाह सामंत था, इसका मंत्री था। और इसी ने दिलवाड़ा जैन मंदिर बनाया था। कौन सा मंदिर बनाया बताइए? तो आप बोलिए सर दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनाया? तो आप बोलिए सर दिलवाड़ा जैन मंदिर भीमदेव प्रथम के शासनकाल में बनता है। सामंत किसका था? तो भीमदेव का सामंत था, नाम था इसका विमल शाह, और इसी ने दिलवाड़ा जैन मंदिर बनाया था। समझ में आ गया इतना? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। चलिए, अगला शासक बनता है, उसके बारे में अपन बात करें तो अगले कुछ एक दो शासक और बनते हैं, जिनके बारे में ज्यादा याद रखना मत, ठीक है। उसके बाद में मूलराज बनता है। कौन बनता है? तो आप बोलोगे सर मूलराज सेकंड बनता है। कौन बनता है? मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड के शासनकाल में ही युद्ध होता है। मूलराज सेकंड के शासनकाल में ही एक युद्ध होता है, उसके बारे में अपन बात करें, जिसको कहा जाता है कयादरा का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है बताइए? तो आप बोलोगे सर कयादरा का युद्ध, कयादरा का युद्ध हो जाएगा। कौन सा युद्ध है? तो आप बोलोगे सर कयादरा का युद्ध 1178 ईस्वी के अंदर होता है। कब होता है? 1178 ईस्वी के अंदर कयादरा का युद्ध होता है, और इसी के शासनकाल में आक्रमण होता है वो गोरी का होता है। किसका होता है? तो आप बोलोगे सर गोरी का आक्रमण होता है। चलिए, तो ये गोरी का आक्रमण हुआ था वो किसके शासनकाल में? तो आप बोलोगे सर मूलराज सेकंड में, ठीक है। उसके बाद में एक वापस हम बात करें, उस समय मूलराज सेकंड क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। युद्ध में मृत्यु नहीं होती, पहले इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मूलराज सेकंड के बाद में शासक बने, वो बने थे भीमदेव सेकंड बनते हैं। कौन बनते हैं? तो आप बोलिए सर भीमदेव सेकंड बने थे। अब ये बालक थे, क्या थे? तो आप बोलिए सर ये बालक थे, और बालक थे तो इनकी यहां पर हम बात करें सरक्षिका बनी थी, वो एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इनकी सरक्षिका बनी थी, कौन बनी थी ये आप सभी को पता भी होगा। और इन्हीं के बारे में अपन बात करें तो मोहम्मद गोरी है भीमदेव सेकंड के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? भीमदेव सेकंड के शासनकाल के अंदर बताओ क्या होता है? तो आप बोलिए सर आक्रमण किया था, और ये कायादरा का युद्ध, उसके बाद में कायादरा के युद्ध के अंदर शामिल कौन हुए थे? तो आप बोलिए सर कर्पूरी देवी हुई थी। कौन हुई थी? कर्पूरी देवी हुई थी, ये याद रख लेना। तो बताओ इनके सरक से क्या कौन थी? कर्पूरी देवी, कर्पूरी
देवी थी। ठीक है, चलिए गौरी को कर्पूरी देवी ने बताओ क्या, तो आप बोले सर गौरी को हराया था। गौरी को क्या किया, गौरी को हराया था कर्पूरी देवी ने। समझ में आ गया होगा। देखो थोड़ी सी डिटेल के साथ में बता दिया ताकि आपके ऐसे क्या है कि आप इन टॉपिकों को छोड़ के जाते हो, ताकि मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं लेकिन आपको पूरा का पूरा बता दूं ताकि यहां से आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि आप इन टॉपिकों को छोड़ के चले जाते हो, आपको लगता है क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन आपके जीडी के अंदर काफी क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है ना, इन टॉपिकों से काफी क्वेश्चन पूछे हैं, इसीलिए मैं आपको पूरा डिटेल के साथ में बता दिया। कर्पूरी देवी थी तो आप बोले सर कर्पूरी देवी ने इनको किसको, गौरी को हराया। गौरी अपनी चप्पलें लेके दौड़ा था कहां पर, वापस अफगानिस्तान की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पुस्तक तहकीक मां लिंद के बारे में पूछा है। तहकीक मां हिंद, तहकीक मां लिंद ये आपके पूछा है, तो आपसे पूछा है किसने लिखी है, किसने लिखी है तहकीक मां हिंद। सीधा सीधा याद रखो, तहकीक मां हिंद है। ठीक है ना, तहकीक मां हिंद है। यह पुस्तक किसकी है, इसके बारे में आपसे पूछा है, तो बताइए इसका आंसर। गजनवी का आक्रमण है ना, गजनवी का आक्रमण है आपका। कायदरा का युद्ध है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में युद्ध के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, कायदरा का युद्ध है। ठीक है, याद रख लेना, आज के बाद में गलती नहीं करना इसमें। ठीक है, 1178 के अंदर अल्पतगीन नहीं था। ठीक है ना, 1178 के अंदर आपके इसका आक्रमण हो गया था, कायदरा का युद्ध था। गुजरात पर आक्रमण होता है, यह भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कर्पूरी देवी ने तो इसको दौड़ा के भगाया था। ठीक है, चलिए मसूदी, अल मसूदी का, मेगास्थनीज की तो पता है ना कौन सी पुस्तक है, तो आप बोले सर मेगास्थनीज की तो पता है, इंडिका पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है, इंडिका नामक पुस्तक है। अल मसूदी ने भारत में मौसम संबंधी जानकारी दी थी, किसकी, भारत में मौसम संबंधी जानकारी किसने दी सर्वप्रथम, तो आप सर भारत में मानसून के बारे में मौसम संबंधी जानकारी अल मसूदी ने बताया था। इब्न बतूता, तो आप सर इब्न बतूता की पुस्तक है रहला पुस्तक। कौन सी पुस्तक, रहला। कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में। कौन सी भाषा के अंदर है, अरबी भाषा के अंदर है। अल बरूनी के बारे में अपन बात करें जिसकी तहकीक मां हिंद है, कौन सी है, तो आप सर तहकीक मां हिंद है। ठीक है, अल बरूनी की पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, अल बरूनी की। अल बरूनी के बारे में अपन बात करें थोड़ा सा, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अल बरूनी है वो, एक तो याद रख लेना इसकी है, अल बरूनी ख्वारिजम शाह का शासक था। कहां का था ये, ख्वारिजम शाह का शासक। ठीक है, ख्वारिजम शाह का ये क्या था, तो आप बोले सर ख्वारिजम शाह का ये शासक था, अल बरूनी था। ठीक है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अल बरूनी किसके शासनकाल में आता है, तो आप बोले सर अल बरूनी है वो गजनवी के साथ में आया था। किसके साथ में आता है, गजनवी के साथ में आता है, कन्नौज आक्रमण के समय। कौन सा आक्रमण है ये, तो कन्नौज आक्रमण, और कन्नौज आक्रमण के समय ये आता है, और कन्नौज आक्रमण हुआ था वो 1017 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1017-18 के अंदर ये होता है कन्नौज आक्रमण। उस समय अल बरूनी है वो शासक, यहां पर अल बरूनी है वो आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें से दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये आपको बताना कि ये युद्ध कौन सा है, ये युद्ध कौन सा है उसके बारे में आपसे पूछा है। बताइए जल्दी से इसका आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, तो काफी बार एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर। ओके, यहाँ पर 1100, बिल्कुल यहाँ पर तराइन, तराइन सभी का आंसर सही आंसर आ रहा है। तराइन के बारे में अपन बात कर लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सा मोहम्मद गोरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, देखो मैं थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो भी बताता रह रहा हूं ताकि आपके इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे तो वो भी गलत नहीं करो। ठीक है, चलिए एक तो पूछा जाता है इसका मूल नाम, पूछा जाता है कि इसका मूल नाम क्या था। ठीक है, इस मोहम्मद गोरी का मूल नाम क्या था, तो आप बोलोगे सर मोहम्मद बिन साम था। कौन सा नाम था, तो आप बोलोगे सर मोहम्मद मोहम्मद बिन साम। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन साम किसका मूल नाम था, तो आप बोलोगे सर मोहम्मद गोरी का था। कौन से वंश से संबंधित है, तो आप बोलोगे सर गौर प्रांत का था, गौर वंश से संबंधित है। गजनवी से इसको कोई लेना देना नहीं था, याद रख लेना। गजनवी से इसको कोई लेना देना नहीं था, गौर वंश से संबंधित था, ये याद रख लेना। इसका सबसे पहले आक्रमण होता है 1175 ईस्वी के अंदर, और 1175 ईस्वी में सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण हुआ था। कहां पर आक्रमण होता है, तो आप बोलोगे सर
सर मुल्तान पर इसने आक्रमण किया था, ठीक है। उसके बाद में इसका दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और वो बताओ किसके, तो आप बोले सर मूल राज, कौन सा, तो आप बोले सर मूल राज सेकंड, और उसके बाद में भीम सेकंड बने थे। कौन बने थे, भीम सेकंड। उस पर आक्रमण होता है अनिलवाड़ा पर, कहां पर, अनिलवाड़ा पर आक्रमण हुआ। उसके बाद में 1191 ईस्वी के अंदर तराइन का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसके अंदर ये खुद हारता है। और ये तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान कौन जीतता है, तो आप बोले सर पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। पृथ्वीराज का बेटा था। पृथ्वीराज के बेटे के बारे में हम बात करें तो पृथ्वीराज के बेटे ने इसको क्या कर दिया था, घायल कर दिया। एक साल तक इसने युद्ध नहीं लड़ा। 1192 में वापस आता है और तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज इसके अंदर हार जाता है। आप सभी को पता भी होगा, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर 1194 के अंदर इसने लास्ट युद्ध लड़ा था, वो था चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध था, चंदावर का युद्ध। और चंदावर के युद्ध के बारे में अपन बात करें तो चंदावर का युद्ध में बताओ किसको हराया था, चंदावर के युद्ध में जयचंद गहडवाल को हराया था। जयचंद गहडवाल, ठीक है, कन्नौज का शासक है। कहां का शासक है ये, कन्नौज का शासक है। उसको हराया था चंदावर के युद्ध के अंदर, ठीक है। तो चलिए ये आपका तराइन बिल्कुल सभी का आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनाया था, यह आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक फिक्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए, क्योंकि अभी वर्तमान में दुनिया का ये 8वां अजूबा बन चुका है, ठीक है। तो चलिए बताओ, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। बिल्कुल गोविंदराज था, ठीक है ना, बिल्कुल गोविंदराज जी था जिन्होंने रणथंभौर में स्थापना की थी अपने चौहान राजवंश की, ठीक है। चलिए तो बता दीजिए इसका आंसर। इंपॉर्टेंट करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फिक्स एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा क्यों आएगा, क्योंकि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है अभी वर्तमान के अंदर, दुनिया का 8वां अजूबा, ठीक है। ये बताओ कौन सा है, तो आप बोले सर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है। अब इसके बारे में क्या क्या याद रखोगे, तो आप बोले सर कंबोडिया का ये अंकोर वाट मंदिर सबसे पहले तो किसको समर्पित, तो आप बोले सर विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित, विष्णु को समर्पित है। सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि ये समर्पित किसको है, ठीक है। चलिए उसके बाद में अपन बात करें निर्माण किसने करवाया, तो आप बोले सर सूर्यवर्मन सेकंड ने करवाया। किसने करवाया बताइए, सूर्य वर्मन सेकंड ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया, तो लगभग 11वीं सदी, 11वीं 12वीं सदी के अंदर हुआ। लगभग 1112 से 1153 ईस्वी के मध्य होता है। कब होता है, तो 1112 से 53 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण हुआ। कौन सी नदी के किनारे है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, तो आप बोलोगे सर मिकांग नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है ये, मिकांग नदी। कौन सी नदी है, तो आप बोलोगे सर मिकांग नदी के किनारे स्थित है। कौन से शहर के पास में स्थित है, तो आप बोलोगे सर सिमरिप शहर है। कौन सा शहर है ये, अपने भारत के अंदर नहीं है ना, ये अपने भारत में नहीं है, ऐसा मत सोचना कि सर भारत के अंदर, कंबोडिया के अंदर है ये, ठीक है। और ये कहां पर है, तो आप बोलोगे सर सिमरिप शहर के पास में। कौन सा शहर है ये, तो आप बोलोगे सर सिमरिप शहर के पास में स्थित है, ठीक है। सिमरिप शहर के पास में स्थित है। ये कंबोडिया के ध्वज में भी बना हुआ है। कंबोडिया का जो ध्वज है उस ध्वज के अंदर भी आपके अंकोर वाट मंदिर है। जैसे कि ये ध्वज के बारे में अपन बात करें कंबोडिया का, उस कंबोडिया के ध्वज के अंदर भी बताओ क्या बना हुआ है, तो आप बोलिए सर इस कंबोडिया यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, तो आप बोलिए सर मंदिर बना हुआ है, अंकोर वाट मंदिर बना हुआ है, ठीक है। चलिए एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सूर्यवर्मन सेकंड ने बनाया था। किसने बनाया था, सूर्यवर्मन सेकंड ने बनाया था। समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया। लिंगराज मंदिर के बारे में आपसे पूछा है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो यह आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि लिंगराज मंदिर है कहां पर। लिंगराज मंदिर के बारे में पूछा है तो है कहां पर, भुवनेश्वर के अंदर है। कहां पर है ये, भुवनेश्वर के अंदर है। भुवनेश्वर ओडिशा, ठीक है। भुवनेश्वर कहां पर, तो आप बोलिए सर ओडिशा के अंदर। एक तो ये याद रख लीजिए और अपन बात कर लेते हैं इसी के बारे में। और चलिए बाकी बताओ आप। सर आप कहाँ से हैं, जयपुर से हैं, ठीक है ना, ओके। भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किसने बनाया था। 9 में ए आंसर, 9 में ए आंसर, ठीक है। चलिए बिल्कुल सभी का आंसर सही है, ययाति केसरी ने बनाया था। किसने बनाया था, ययाति केसरी के अंदर। कहां पे है, तो आप सर ओडिशा के अंदर है। लिंगराज मंदिर ओडिशा भुवनेश्वर के अंदर है। एक तो ये याद रख लेना। कौन से वन से संबंधित है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप सर ययाति केसरी है वो सोमवती वन से संबंधित है। किस वन से संबंधित है, तो आप सर ये वंश है आपका सोमवती वंश। कौन सा वंश हो जाएगा, सोमवती वंश है, ठीक है। इस वंश से संबंधित है, एक तो ये याद रखो। इसी के साथ में और अपन बात करें, यहां पर और चर्चा कर लेते हैं।
भुवनेश्वर का आपके लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर बना था 11वीं सदी के अंदर। कौन सी सदी के अंदर? 11वीं सदी के अंदर इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। 11वीं सदी में क्या होता है, तो आप सर इसका निर्माण होता है, एक ये याद रख लीजिए, ठीक है। कौन सी शैली में बना हुआ है? उत्तर कलिंग शैली के अंदर बना हुआ है। कौन सी शैली के अंदर? उत्तर कलिंग शैली है। कौन सी शैली है ये? तो आप सर उत्तर कलिंग शैली के अंदर ये बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। ओके, रिंकू का आंसर बिल्कुल ठीक है, आरस मीना का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए, तो देखो थोड़ी सी डिटेल रहती है तो थोड़ा डरना नहीं है कि सर इतनी डिटेल क्यों बता रहे हो, हमें तो पहले से आ रही है। पहले से आ रही है तो रिवाइज हो जाएगी, पहले नहीं आ रही थी तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि सर इतने क्वेश्चनों के बारे में इतनी डिटेल के साथ में आपको याद होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी का आंसर आना चाहिए, जितने भी जुड़े हैं आंसर वगैरह दिया करो, ठीक है ना। बी आंसर, मोहम्मद गोरी। ओके, बी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। गजनवी, गजनवी, अच्छा गजनवी और गोरी में हो गए कंफ्यूजन, ठीक है। ए भी आ गया और बी भी आ गया। निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? अब इसमें तो क्या ही होगा, बताओ अब बताओ। ए और बी में आंसर देने लग गए थे आप तो। ए 17 बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल सभी का आंसर सही है। महमूद गजनवी के बारे में हम बात करें तो महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार आक्रमण किया? तो आप सर 17 बार आक्रमण किया था। वो किया था किसने? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। सभी को समझ में आ गया होगा। सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था उसके बारे में अपन बात करें तो आप सर सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी के अंदर। 1025 ईस्वी में सोमनाथ गुजरात के अंदर है, इस मंदिर पर आक्रमण होता है। सोमनाथ के जो शिव मंदिर था तो उसको तोड़ा, उस मंदिर के यहाँ पर जो मूर्ति थी उसको भी तोड़ा था इन्होंने, तथा जो धन था उस धन को लूट लिया था। अब बताओ धन लूट कर कहां पे जा रहे हैं? तो अफगानिस्तान की ओर जा रहे हैं। बीच में इनको दिखे कौन? तो आप सर राजस्थान में दिखे इनको जाट, ठीक है। तो जाटों ने इस धन को क्या कर लिया? तो जो सोमनाथ मंदिर से जो धन को लूट कर लेकर आए थे ना, ये लूट कर लेकर आए थे, तो इस धन को बताओ जाटों ने क्या कर लिया? लूट लिया। इनसे, किनसे? तो आप सर इन गजनवी के सैनिकों से। तो गजनी का, इस गजनवी का, मोहम्मद महमूद गजनवी का अंतिम जो अभियान था, अंतिम अभियान इंपोर्टेंट करना, ये अंतिम अभियान है कब हुआ था? तो आप सर 1027 ईस्वी के अंदर। और 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? तो आप सर जाटों के खिलाफ था। अंतिम जो अभियान था महमूद गजनवी का, क्यों था? क्योंकि सोमनाथ मंदिर से जो भी धन लेकर आए थे इन्होंने लूट लिया था रास्ते के अंदर ही। समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। चलिए अगला अपन बात कर लेते हैं। महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है वो 1030 के अंदर हो जाती है, ये भी याद रख लेना। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण आपने, आपको सभी को पता भी होगा, पहला आक्रमण है वो जयपाल के खिलाफ था। कहां पर? तो आप सर जयपाल के खिलाफ, ठीक है। 17 आक्रमण में से पहला आक्रमण हुआ था वो जयपाल पर किया था। किस पर? जयपाल पर। और जयपाल ने क्या किया था? तो आप सर आत्महत्या कर ली थी। यह महमूद गजनवी तुर्क तुर्क था। क्या था? तो आप सर तुर्क आक्रमणकारी था, तुर्क आक्रमणकारी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखी हुई है? मूलतः चचनामा के बारे में आपसे पूछा है कि चचनामा कौन सी भाषा के अंदर लिखी हुई है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। बताइए, मूलतः चचनामा है वो कौन सी भाषा के अंदर लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। चचनामा के बारे में अपन बात करें तो आप बोलोगे सर सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था कब? 712 ईस्वी के अंदर होता है। कब होता है? 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किया, ये इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो भारत पर आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है ना। ये याद रख लेना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ? तो आप बोलोगे सर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में। इसका एक सेनापति था, इसका एक सेनापति था, और ये सेनापति है, इसने चचनामा की क्या की? तो आप सर रचना की थी। चचनामा की क्या की? रचना। कौन सी भाषा के अंदर है? अरबी भाषा के अंदर है। कौन सी भाषा के अंदर है? अरबी भाषा के अंदर है, ठीक है। चलिए इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो इसमें जानकारी, चचनामा में हमें जानकारी मिलती है वो सिंध का जो दाहिर था उसको हराया था। इसके बारे में हम बात करें तो सिंध के शासक सिंध विजय का उल्लेख मिलता है। किसका? तो अब सर सिंध विजय का इसमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, इसके बारे में आपको बताना है।
बताइए जल्दी से इसका आंसर। एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, ये आपको बताना है। राष्ट्रकूट के बारे में अपन बात करें तो बताओ, राष्ट्रकूटों का संस्थापक तो सबको पता होगा, कल भी मैंने आपको बताया था। राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? तो आप बोले सर दंती दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन सी है? तो आप बोले सर राष्ट्रकूटों की राजधानी है वो मलखेड़ा थी। कौन सी? मलखेत या मलखेड़ा? मलखेड़ा थी, ठीक है, ये भी याद रख लेना। ओके, तो राजधानी मलखेड़ा, दंती दुर्ग था जो संस्थापक है। और यहां पर अपन बात करें एलोरा के अंदर कैलाश मंदिर है। कौन से मंदिर? तो आप बोले सर एलोरा के अंदर कैलाश शिव मंदिर। इनका निर्माण किसने करवाया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल ओके, कृष्ण ने बिल्कुल सभी का आंसर सही है। कृष्ण फर्स्ट ने। किसने? तो आप बोले सर कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में वरदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तंजौर के अंदर है वरदेश्वर मंदिर, इसके बारे में आपको बताना है, तो बता दीजिए थोड़ा सा इसका आंसर। तंजौर में वरदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर के अंदर वरदेश्वर मंदिर पूछा है। वरदेश्वर मंदिर कल भी मैंने आपको कहा था, राज राजेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? राज राजेश्वर मंदिर के नाम से, राजेश्वर मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। एक तो ये याद रखिए, राज राजेश्वर मंदिर कौन सी शैली के अंदर बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली के अंदर बना हुआ है। कौन सी शैली के अंदर? द्रविड़ शैली के अंदर इसका, ये द्रविड़ शैली के अंदर बना हुआ है, ये याद रख लेना। राज राजेश्वर मंदिर है, द्रविड़ शैली के अंदर बना हुआ है। कौन सी शैली के अंदर? द्रविड़ शैली के अंदर, ठीक है। बी आंसर, बी आंसर बिल्कुल ठीक है, बी आंसर दे रहे हैं। ओके, राज राजेश्वर चोल। कौन से? राज राजेश्वर चोल है, बिल्कुल ठीक है। सभी का आंसर अपन बात कर रहे हैं तो सभी ने आंसर भी बी आंसर दिया है, जिन्होंने सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है? त्रि त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में पूछा है, तो यह आपके एक संघर्ष का हिस्सा कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो थोड़ा सा देखो मैप के माध्यम से बता देता हूं आपको, ताकि आपको पता रहे कि सर ये युद्ध किन किन के मध्य चल रहे थे और ये क्यों युद्ध हो रहे थे, उनके बारे में अपन बात करें। तो ये हमारा अभी वर्तमान का भारत है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये अभी वर्तमान का भारत है। तो चलो वर्तमान के भारत के बारे में अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पर गुजरात हो जाएगा और ये राजस्थान है। अब मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले, इधर कौन था? तो आप बोलोगे सर प्रतिहार थे। इधर कौन थे? तो आप बोलोगे सर प्रतिहार थे। इधर बंगाल वाला ये वाला क्षेत्र था, यहां पर थे पाल राजवंश। कौन सा राजवंश था? पाल राजवंश था। इधर दक्षिण के अंदर थे राष्ट्रकूट। कौन थे? तो आप बोलोगे सर राष्ट्रकूट। अब बताओ त्रिपक्षीय संघर्ष कहां से प्रारंभ? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले देखो कैसे प्रारंभ होता है। प्रतिहार, प्रतिहार क्या करते हैं? तो आप बोलोगे सर प्रतिहार है वो इस कन्नौज पर। यहां पर कौन है? तो आप बोलोगे सर यहां पर कन्नौज है। यहां पर कौन है? तो आप बोलोगे सर ये है कन्नौज। ये कौन है? तो कन्नौज है। प्रतिहार इस पर आक्रमण करते हैं। इधर से कौन आता है? तो आप बोलोगे सर पाल वाले आते हैं कि भाई इस पर कन्नौज पर आक्रमण कैसे कर दिया। तो प्रतिहारों ने बताओ कन्नौज के शासक थे उसको हराया। उसके बाद में प्रतिहारों ने किसको हराया? तो आप बोलोगे सर पाल शासकों को हराया। इधर से पता चलता है कि भाई इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, तो राष्ट्रकूट आते हैं इधर से और प्रतिहारों को हरा देते हैं और प्रतिहार वापस मरुस्थल में चले जाते हैं। यही युद्ध का बस त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहता है। त्रिपक्षीय संघर्ष, अच्छे अच्छे यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर कंफ्यूजन रहते हैं कि सर पता नहीं कौन हारता है कौन जीतता है। कुछ नहीं, प्रतिहारों ने आक्रमण किस पर? तो आप बोले सर कन्नौज पर। कन्नौज वालों को हराया तो इधर से इनको पता चला कि कन्नौज पर आक्रमण हो गया और ये जीत ही नहीं पाए, ये भी हार गए, ठीक है। किनसे? प्रतिहारों से। इसको पता चला कि इसको भी हरा दिया, इसको भी हरा दिया, चलो मैं चलता हूं, और ये क्या कर जाता है? जीत जाता है, वापस इसको हारता है और ये सभी के सभी वापस कहां पे? तो आप बोलोगे सर मरुस्थल के अंदर आ जाते हैं। यही त्रिपक्षीय संघर्ष था। तो प्रतिहार इसके अंदर पाल है और राष्ट्रकूट है। कौन नहीं है? तो चोल नहीं है। कौन नहीं है? चोल नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, तो अगला क्वेश्चन है संगम काल में संगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। समझ में आ गया ना। तो आज के बाद में कभी भी त्रिपक्षीय संघर्ष आपका गलत नहीं होना चाहिए। वो डायग्राम आपको याद होना चाहिए कि बंगाल की तरफ से पाल वाले आते हैं, इधर राजस्थान से प्रतिहार आते हैं, दक्षिण से राष्ट्रकूट आते हैं, ठीक है ना। चलिए तो बताइए संगम काल में संगम शब्द का क्या अर्थ था? संगम काल के अंदर संगम का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा है, तो बता दो जल्दी से इसका आंसर। तभी मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है। कोशिश किया करो, कंटिन्यू आने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। हम भी पूरी मेहनत करते हैं आपके साथ में। एस राठौड़ का चोल डी आंसर, और टॉपिक वाइज
वाइज एमसीक्यू जरूर कर लेना। इतना मैं आपको कहूंगा कि आप सिर्फ कला संस्कृति के भरोसे मत बैठे रहना कि सर हम सिर्फ और सिर्फ त्योहार पढ़ के जाएंगे, त्योहार पढ़ के जाएंगे और एक दो नृत्य पढ़ के जाएंगे, बस उनसे अपन पेपर पास कर लेंगे, तो कुछ नहीं होगा भाई इनसे। अभी भी बता रहा हूं, हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं जीडी के अंदर या अन्य किसी भी एग्जाम में। इनका वेटेज आजकल ज्यादा कर दिया गया है, ठीक है ना, इनका वेटेज भी किया गया है आजकल लगभग एग्जामों में। इसीलिए मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू पूरी डिटेल के साथ में बता रहा हूं आपको, ताकि आपको एकदम बेसिक से भी यदि पता नहीं है ना, तो भी आपको पता रहना चाहिए कि सर हाँ ये वाला पक्का है। अब संगम के बारे में मैंने आपको कल भी कहा था, सी आंसर दे रहे हैं धार्मिक नेताओं की सभा, ठीक है। चलिए धार्मिक नेताओं की सभा, कल मैंने आपको कहा था बताओ कितने संगम होते हैं, तो आप बोले सर 3 संगम होते हैं। कितने संगम होते हैं, तो 3 संगमों के बारे में अपन बात करते हैं। संगम हुए 3। अब बताओ कौन सी भाषा के अंदर, तो आप बोले सर तमिल भाषा में। कौन सी के अंदर, तो आप बोले सर 3 तमिल साहित्यों का संकलन होता है। क्या होता है इसके अंदर, साहित्यों का संकलन किया जाता है, संकलन किया जाता है। एक तो ये याद रखो, साहित्यों का संकलन, तमिल साहित्यों का संकलन मदुरै के अंदर होता है। मदुरै के अंदर, कहां पर, तो बोले सर मदुरै के अंदर होता है। और ये किसकी सभा थी, कवियों की सभा थी। किसकी सभा थी, कवियों की सभा थी। जिन्होंने बी आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ये गलत नहीं होना चाहिए। कवियों की सभा, किसकी सभा, कवियों की सभा। तो कितने संगम, तो बोले सर 3 संगमों का आयोजन, तमिल साहित्यों का संकलन मदुरै के अंदर होता है पहला संगम, और कवियों की ये सभा थी। किसकी सभा, तो बोले सर कवियों की सभा थी। एक यहां से पूछा जाता है कि बताइए मणिमेखलाई रचना इसी तमिल साहित्य है, एक कैसा साहित्य है, तो आप बोलिए सर तमिल साहित्य। पहले तो एग्जाम में पूछा जाएगा मणिमेखलाई, मणिमेखलाई है कौन सी भाषा में, तो आप बोलिए सर तमिल भाषा का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है ये, तो आप बोलिए सर ये ग्रंथ है तमिल भाषा का। किसकी रचना है, तो आप बोलिए सर सतनार की है। किसकी है, सतनार की रचना है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताओ। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना का सेनापति कौन था, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। सभी का आंसर आना चाहिए, जो भी जुड़े हैं सभी आंसर दीजिए। सिंध पर विजय, किस पर विजय, सिंध पर विजय। और सिंध पर विजय किसने प्राप्त की थी, यह आपको बताना है। जल्दी से बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसके बारे में, सिंध पर विजय किसने प्राप्त की थी। मोहम्मद बिन कासिम, बिल्कुल मोहम्मद बिन कासिम, बिल्कुल सभी का आंसर सही है। सिंध पर सर्वप्रथम विजय प्राप्त करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी के अंदर, ठीक है। दाहिर उस समय शासक था, कौन था, तो आप बोले सर दाहिर उस समय शासक था। दाहिर है इसको तो मार देता है, इसकी 2 बेटियां होती है, इसकी क्या होती है, तो आप बोले सर 2 बेटियां होती है, और इसकी एक दाहिर की पत्नी होती है। क्या होती है, तो आप बोले सर पत्नी। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम खुद ही आ गया था या कोई किसी ने कहा था, तो आप बोले सर अरबों के जो खलीफा थे, क्या थे, तो आप बोले सर खलीफा। इन्होंने कहा था कि भारत पर प्रतिवर्ष आक्रमण करो, भारत पर क्या किया जाए, प्रतिवर्ष आक्रमण किया जाए, ठीक है ना। तो किन्होंने कहा था, तो अब्दुल सर ये कहा था खलीफाओं ने। किसने, खलीफाओं ने कहा था कि भारत पर प्रतिवर्ष आक्रमण करो। तो किसको भेजा, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। दाहिर को तो मार दिया, लेकिन इन बेटियों को और इस पत्नी को बताओ किसके पास में भेज दिया इसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो बेटियों को और इस पत्नी को, दोनों को यहां पर भेज दिया खलीफाओं के पास में। किसके, तो अब्दुल सर ये खलीफा है, ये इनके बारे में हम बात करें तो खलीफाओं के पास में भेज दिया था, इस मोहम्मद बिन कासिम ने भेज दिया था। समझ में आया इतना, तो आप सर बिल्कुल आ गया। लेकिन ये थोड़े से क्या थे, तो होशियार थे, क्योंकि देखो भारत की जनता ऐसे ही नहीं थी, ठीक है ना, पहले, ठीक है, बहुत ज्यादा होशियार थी। तो बेटियों ने कहा कि ठीक है तूने भिजवाया, लेकिन तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। तो बेटियों ने इनको बताओ खलीफाओं को कहा कि ये हमारे साथ में ज्यादती की, इस तरीके से कुछ बात कही होगी खलीफा ने। तो खलीफा ने तुरंत यहां पर कहा, तुरंत फरमान जारी कहा, और मोहम्मद कासिम को कहा कि जो भी यहां पर वहां पर आपको कोई जानवर दिखे उसको काटिए, काट कर उसको, उसकी जो यहां पर चमड़ी होती है ना, उस चमड़ी के अंदर इसको पैक करो। मोहम्मद बिन कासिम को उस चमड़ी में पैक कर कर, जिंदा मारकर नहीं, केवल जिंदा उस चमड़ी में पैक करके इस खलीफा के पास में पेश किया जाए उसको। यह खलीफा ने यहां पर ऑर्डर जारी किया था। यानी इसका भी मृत्यु हुई थी, वो बहुत ही खतरनाक तरीके से मृत्यु होती है किसकी, तो अबुल सर मोहम्मद बिन कासिम की। समझ में आ गया होगा इतना, तो अबुल सर बिल्कुल आ गया, याद रख लेना मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था, इसके बारे में आपको बताना है। गजनी राजवंश का संस्थापक पूछा, किसका पूछा है, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए।
बताइए जल्दी से इसका आंसर। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था, इसके बारे में आपको बताना है। एस राठौड़, ओके, और किंग गुजर, ठीक है, किंग गुजर। 17 में बी आंसर, 17 में बी आंसर, ठीक है, महमूद गजनवी। अच्छा, हो गई गलती यहाँ पर। गजनवी का संस्थापक पूछा है, गजनवी का संस्थापक सबको यही लगता है ना, अलपगीन, महमूद, ये सब पढ़ के आते हो आप, अब सबके कंफ्यूजन हो रहा है। 17 में सी भी आ रहा है, सुबक्तगीन भी आ रहा है, सुबक्तगीन कहाँ से हो जाएगा। गजनवी के बारे में अपन बात करें तो अबुल सर ये क्या थे, तो अबुल सर तुर्क थे। कौन थे, तो अबुल सर तुर्क आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी थे। एक तो ये याद रखो, है ना, तुर्क आक्रमणकारी थे। गजनवी जो राजवंश से संबंधित थे। इनके बारे में अपन बात करें तो अबुल सर ये मध्य एशिया के बर्बर जाति से संबंधित है। किससे संबंधित है, मध्य एशिया के बर्बर जाति से संबंधित है। कौन सी जाति, नाम है इतना खतरनाक है इनका, बर्बर जाति है। कौन सी जाति, तो अबुल सर बर्बर जाति के ये क्या थे, तो अबुल सर बर्बर जाति से संबंधित थे। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला अपन बात करें, इनका संस्थापक कौन है, अलप्तगीन है। कौन सा गीन है, तो अबुल सर अलप्तगीन है। गजनवी वंश का संस्थापक पूछा है, आपको यह नहीं पूछा कि बताओ महमूद गजनवी या सुबक्तगीन के बारे में। सुबक्तगीन क्या है, भारत में आक्रमण करने वाला गजनवी राजवंश का पहला शासक कौन है, तो अबुल सर पहला शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण, ठीक है ना, इंपोर्टेंट करना ये एग्जाम में, यहां पर भी आपको गलती हो सकती है, आपसे पूछ लिया जाए बताओ भारत पर गजनवी राजवंश का किसने आक्रमण किया था भारत पर सबसे पहले, तो सुबक्तगीन था। अलप्तगीन क्या है, गजनवी वंश का संस्थापक, तो अबुल सर महमूद गजनवी तो कहीं नाम ही नहीं आया। महमूद गजनवी ने सबसे ज्यादा आक्रमण किए थे, ये याद रख लेना, यहां से गलती होने की चांस ज्यादा रहते हैं। सुबक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला शासक, ठीक है। अगला अलप्तगीन संस्थापक है गजनवी राजवंश का, और 17 बार आक्रमण महमूद गजनवी ने, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था, ये आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। चंदावर का युद्ध, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था चंदावर का युद्ध के बारे में, 1194 ईस्वी के अंदर। और 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था, जयचंद गहडवाल को हराया था। किसको हराया था, जयचंद गहडवाल को हराया था। बिल्कुल सभी का आंसर अपन बात करें तो यहाँ पर जयचंद गहडवाल, बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर है, ठीक है। और कहाँ का शासक था ये, कन्नौज का शासक था। कहाँ का था ये, कन्नौज का शासक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का गुलाम नहीं था, इनमें से मोहम्मद गोरी का गुलाम नहीं था, उसके बारे में आपको बताना है। तो आप सभी को पता भी होगा मोहम्मद गोरी के जो गुलाम, क्योंकि 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध के बाद में इसने एक गुलाम वंश का, जो गुलाम वंश था जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन था, तो अबुल सर कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको तो दिल्ली की कमान सौंप कर चला जाता है। किसको, तो अबुल सर ये तो गुलाम था और इसको दिल्ली की कमान सौंप कर चला जाता है, ठीक है। और कौन कौन थे इसमें, तो अबुल सर यासिर एल्दोज भी था। कौन था, यासिर एल्दोज। यासिर एल्दोज था वो गजनवी का क्या था, दामाद था। क्या था, दामाद था। इन्होंने क्या कर रखा था कि ये मोहम्मद गोरी वगैरह रहे, इन्होंने क्या कर रखा था, ये जैसे कुतुबुद्दीन ऐबकर है, इनकी बेटी से इनने विवाह कर लिया, इनकी यहाँ पर बेटी को इनको दे दिया, यासिर एल्दोज को दे दिया। तो ये मतलब गुलाम भी बना रखे थे इनको और अपनी बेटियां भी दे रहे थे, अपनी बेटियां भी दे रहे थे, इनके ऐसे सिस्टम चल रहा था, ठीक है। तो चलिए ये गुलाम कौन कौन थे, तो अपने सर कुतुबुद्दीन ऐबक था, यासिर एल्दोज था और नासिरुद्दीन कुबाचा था। इनके पूरे नाम याद रख लेना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नासिरुद्दीन, कौन सा नाम है, तो सर नासिरुद्दीन कुबाचा, यासिर एल्दोज है, पूरा नाम पूछ लिया जाए तो यासिर एल्दोज है, ठीक है। यासिर एल्दोज, नासिरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, तीनों के तीनों क्या थे, तो सर गुलाम थे। कौन थे, गुलाम थे, ठीक है। जबकि अपन बात करें यहाँ पर जलालुद्दीन मांग बनी नहीं था, जलालुद्दीन है मांग बनी है, ये इनका गुलाम नहीं था, ठीक है। चलिए ए आंसर जिन्होंने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। पूछा तो ये था, नहीं था, है ना, नहीं था वो पूछा है। ये तीनों के तीनों गुलाम थे, ये तीनों के तीनों क्या थे, गुलाम थे, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, उसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा मोहम्मद बिन साम, किसका नाम था बताइए, मोहम्मद बिन साम किसका नाम था, ये मोहम्मद बिन साम, बताइए किसका नाम था ये।
सबको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार के इसने सिक्के चलाए, इस प्रकार के क्या चलाए, तो आप लोग सर मोहम्मद बिन नाम प्रकार के सिक्के चलाए थे इसने, ठीक है, जिसको कहा जाता है दहली वाल सिक्कों के नाम से। किसके नाम से, तो आप लोग सर दहली वाल सिक्कों के नाम से इनको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, दहली वाल सिक्कों के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि ये सिक्का था, इसका जो आगे का भाग था उस पर तो कलमा खुदवाया, क्या खुदवाया, तो आप लोग सर कलमा खुदवाया। जो पीछे का इसका सिक्के का भाग था उस पर देवी लक्ष्मी का अंकन करवाया, देवी लक्ष्मी का अंकन करवाया। तो ऐसा कौन सा शासक था, मोहम्मद गोरी था। कौन था, मोहम्मद गोरी था। बी आंसर, अच्छा बी आंसर दे रहे हो, ठीक है। चलिए, किस मुस्लिम शासक के, तो यहाँ पर अपन बात ही जब यहाँ पर अरब आक्रमणकारियों की कर रहे हैं तो अलाउद्दीन खिलजी और अकबर तो चांस ही नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि अपन ना तो दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं अभी, न ही अकबर यहाँ पर मुगल काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अपन बात ही जब अरब आक्रमणकारियों की बात कर रहे हैं तो अरब आक्रमणकारी थे, वो कौन था, मोहम्मद गोरी था। कौन था, मोहम्मद गोरी था। समझ में आ गया होगा इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी किस युद्ध में हराया था। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था तराइन के युद्ध के अंदर कौन जीतता है, तो आप सर तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज जीतते हैं और मोहम्मद गोरी हारता है, ठीक है। पहला युद्ध जीता, अगला दूसरे के अंदर हार गए थे। तराइन का युद्ध, कौन सा युद्ध है, तराइन का युद्ध है, ठीक है। चलिए बिल्कुल, ये तो आंसर बिल्कुल सभी का सही होना चाहिए इसमें तो। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी का संबंध निम्न में से किस वंश से है, ये आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट करना है ना, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब बताओ, मोहम्मद गोरी और गजनवी में ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक है। मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी, अच्छा एक बार एग्जाम में यह भी पूछा था कि इनमें से मोहम्मद गोरी सही है, मोहम्मद गोरी नाम सही है, या फिर महमूद गजनवी सही है, महमूद महमूद गोरी सही है। ये एग्जाम में बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना, ठीक है ना। महमूद और मोहम्मद के अंदर, ठीक है, महमूद गोरी नहीं होगा, महमूद गजनवी होगा। क्या होगा, तो बोले सर महमूद गोरी नहीं होगा, महमूद गजनवी होगा। ये याद रख लेना, वहां पर एग्जाम में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, गजनवी, ठीक है। तो ये गजनवी है, महमूद गोरी नहीं है। और ये मोहम्मद गोरी है, क्या होगा, मोहम्मद गोरी होगा, ठीक है। तो मोहम्मद और महमूद में गलती मत कर लेना, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा लेता है, ठीक है। चलिए अपन बात कर रहे हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। और मोहम्मद गोरी गौर वंश से संबंधित, या आप बोलोगे सर गौर प्रांत से था, कौन से प्रांत से, गौर प्रांत से था। और कौन से वंश से संबंधित है, बी आंसर दे रहे हैं, ससबनी वंश। बिल्कुल आंसर सभी का सही आंसर है, ससबनी वंश से संबंधित है। कौन सा वंश हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ससबनी वंश से संबंधित है, ठीक है। जबकि आप बोलोगे सर ये यामिनी वंश, ये भी हमारा सुना हुआ है, तो बात कर लेते हैं इस यामिनी वंश के बारे में। यामिनी वंश से संबंधित कौन है, तो आप बोलोगे सर महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, महमूद गजनवी किस संबंधित है, यामिनी वंश से संबंधित हो जाएगा, ओके। चलिए तो याद रख लेना। और ससबनी वंश से संबंधित कौन है, मोहम्मद गोरी हो जाएगा। आप सभी को पता है मोहम्मद गोरी का आक्रमण के बारे में मैंने आपको काफी बार बता भी दिया। 1175 के अंदर ये मुल्तान पर आक्रमण करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। तो सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी, इसके बारे में आपको बताना है। तोमर है, तोमर राजवंश है, वो बताओ कहां पे शासन करते थे। तोमर राजवंश है, वो कहां पे शासन किया था, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा, सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइए। अच्छा मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूं, यहां पर आप सभी को पता होगा कि सर मोहम्मद गोरी और यहां पर अपन बात करें, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। अच्छा पृथ्वीराज को हराया था, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था। पृथ्वीराज को हराया था ना, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था, ये आपको पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, बताओ अब। क्योंकि उस समय तोमर राजवंश था। कौन सा राजवंश था, तोमर राजवंश था। और तोमर राजवंश था तो कहां पे अधिकार किया, बिल्कुल आंसर जिन्होंने दिया है दिल्ली, उन सब का आंसर बिल्कुल सही आंसर, दिल्ली बिल्कुल सभी का सही आंसर है। लेकिन उस समय तोमर राजवंश था तो दिल्ली का शासक कौन था, दिल्ली का शासक कौन था, ये आपको बताना है। क्योंकि देखो यहां पर अपन बात करें, पृथ्वीराज चौहान का ननिहाल था, वो था दिल्ली, ठीक है। चलिए उस समय बताओ कौन, तो आप सर दिल्ली का शासक था पृथ्वीराज का बेटा गोविंद तृतीय था। कौन था, तो आप सर गोविंद तृतीय था, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पृथ्वीराज का बेटा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पल्लव वंश का संस्थापक कौन है। अब ये कल क्वेश्चन आया था तो गलत मत करना, बताना है जल्दी से इसका आंसर कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन है, ठीक है। चलो थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, पल्लव राजवंश और आपके पल्लव राजवंश, कौन सा राजवंश है, पल्लव राजवंश। इनका अर्थ क्या होता है, इस पल्लव का अर्थ क्या होता है, तो आप सर लताओं का देश। कौन सा देश, लताओं का देश, लताओं का
देश होगा। इसका अर्थ क्या होता है, पल्लव का संबंधित है, अर्थ होता है वो लताओं का देश होता है। ठीक है, इनकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी, तो आप बोलोगे सर कांचीपुरम हुआ करती थी। कौन सी पुरम, तो आप बोलोगे सर कांचीपुरम। कल वाली एसएससी जो जीडी का पेपर करवा रहा था मैं आपको, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए पल्लवों की राजधानी कौन सी थी, तो आप बोलोगे सर कांचीपुरम थी। कौन सी थी, तो आप बोलोगे सर कांचीपुरम थी। याद रख लेना, ये पिछली बार आपके जीडी के अंदर 2021 वाला पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन मैं वही लेकर आया हूं, जो वही मतलब उसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है। आप नहीं है, देखो अभी आप देख रहे हो तो आपको फायदा मिलेगा, नहीं है तो जिस दिन फरवरी के अंदर आपका एग्जाम हो जाए, ठीक है, एग्जाम हो जाए और उसके बाद में जो मैंने टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़ाए हैं आपको, ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू उसके बाद में देखना, या तो अभी देख लो क्लास को या फरवरी के बाद में देखना, पहले बीच में मत देखना ना, या तो पहले देख लो अभी वर्तमान में साथ साथ में देखते रहो, या टॉपिक वाइज देखना आपको। तो ये फरवरी का जो एग्जाम हो जाए उसके बाद में देखना, और उसके बाद में समझ में आएगा आपको कि क्वेश्चन कितने आए हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे बाहर क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं, क्योंकि यहां पर लगभग अपन डिटेल के साथ में चर्चा कर लेते हैं जो पुराने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए अब पूछा है पल्लवों के संस्थापक के बारे में, तो आप बोलिए सर पल्लवों का पहला जो शासक था वो तो था वपदेव। नाम क्या है बताइए, वपदेव था। इसी को संस्थापक कहा जाता है, लेकिन अपने ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो आप बोलिए सर वास्तविक संस्थापक पूछा है आपसे, क्या पूछा है, वास्तविक संस्थापक पूछा है। तो पहला संस्थापक कौन है, तो आप बोलिए सर वपदेव है। लेकिन वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा है जो कौन होगा, तो आप बोलिए सर वास्तविक संस्थापक है वो सिंह विष्णु हो जाएगा। सिंह विष्णु, बिल्कुल 24 में ए आंसर, सभी का आंसर सही है। सिंह विष्णु आंसर सभी का सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसी पल्लवों के शासनकाल में कुछ शैलियां थी जो मंदिर स्थापत्य के लिए थी, उनमें से एक महेंद्र शैली, याद रख लेना, महेंद्र शैली और राज सिंह शैली। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि बताइए महेंद्र शैली और राज सिंह शैली, राज सिंह शैली, राज सिंह शैली ये स्थापत्य शैली है। कैसी शैलियां हैं, तो आप बोलिए सर महेंद्र शैली और राज सिंह शैली है। ये आपके कौन से वंश से संबंधित है, तो आप बोलिए सर पल्लव राजवंश से संबंधित है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था, इसके बारे में आपको बताना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था 1178 कौन सा युद्ध है बताइए, तो आप बोलोगे सर 1178 के अंदर कायादरा का युद्ध। कौन सा युद्ध है बताइए, कायादरा का युद्ध। इंपॉर्टेंट करना, ये एग्जाम में आप कभी भी आप इतने दिनों पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। इस कायादरा के युद्ध के अंदर आप बोलोगे सर कायादरा का युद्ध और शासक था भीम सेकंड। कौन सा सेकंड, तो आप बोलोगे सर भीम सेकंड। लेकिन ये बालक था, ये क्या था, तो आप बोलोगे सर बालक। तो युद्ध करने के लिए ये तो जाएंगे नहीं, तो आप बोलोगे सर भीम सेकंड की जो हम बात करें भीम सेकंड की कौन थी, तो आप बोलोगे सर माता जी। नाम था कर्पूरी देवी। नाम क्या था, तो आप बोलोगे सर कर्पूरी देवी था। ठीक है, और कर्पूरी देवी ने युद्ध लड़ा था। मोहम्मद गोरी को हम बात करें, मोहम्मद गोरी को चप्पलें लेकर दौड़ा था। ये कहां पर, तो आप बोलोगे सर चप्पलें सर पे रखी और फिर दौड़ता गया कहां तक, अफगानिस्तान तक। कहां तक, अफगानिस्तान तक। तब इसको पता चला, तब बताओ बात कब की, 1178 की। और उसके बाद में भारत पर आक्रमण किया था 1191 में। कब, 1191 में। सोचिए इतनी बुरी तरीके से कर्पूरी देवी ने यहां पर इसको मोहम्मद गोरी को भगा भगा के मारा था। ठीक है ना, चलिए तो बताओ कौन, तो आप सर भीम सेकंड था। उस समय शासक कौन था, भीम सेकंड था। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजपूत काल और अरब आक्रमण से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उनके बारे में हमने चर्चा की। जितना पढ़ाया उतना भी यदि आप याद कर लोगे तो लगभग क्वेश्चन आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए इतने भी यदि आपको अच्छे से याद हो गए तो क्लास कैसी लगी आप जरूर बताना। और यहाँ पर सर चलिए राकेश हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वागत है आपका। सभी को आपको नववर्ष की शुभकामना, अपना एग्जाम की तरफ से भी नववर्ष की शुभकामना। ठीक है, चलिए तो क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। यह महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन कल अपन बात करेंगे, वो दिल्ली सल्तनत के, पूरी दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो कल पढ़ के आना है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के जो भी आपके हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कल आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग 30-35 समथिंग क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर, दिल्ली सल्तनत। उसके बाद में मुगल काल करवाऊंगा। कौन सा, मुगल काल। उसके बाद में रहेगा वो आपका मुगल काल के बाद में 1700 ईस्वी के बाद में, 1700 से लगा के यानी 1600 अंग्रेजों का जो समय अंग्रेज प्रवेश करे थे उसके काल से लगा के 1857 तक की एक क्लास आएगी। फिर 1857 से लगा के 1905 की एक क्लास आएगी। और 1905 के बाद में 1905 से लगा के 1947 तक की एक क्लास आएगी। तो कितनी क्लासें और आएगी आपकी इसमें,
में 2, 3 क्लास, 4 क्लास और 5 क्लास, 5 क्लास और है हिस्ट्री की। उसके बाद में आपको हिस्ट्री निश्चिंत होकर आराम से पेपर देने जाना है, ठीक है ना। हिस्ट्री के अंदर फिर निश्चिंत रहो। उसके बाद में आपके यहाँ पर ज्योग्राफी की क्लास, फिर पॉलिटी की क्लास, इकोनॉमिक्स की क्लास और फिर लास्ट में आर्ट एंड कल्चर की क्लास, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर की आपको यूट्यूब पर खूब क्लासें मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वो भी आप देखते रहिए, जहाँ पे भी आपको मिले, जहाँ से फायदा मिले वो देखो क्लास, ठीक है ना। चलिए आज इतना ही करते हैं, धन्यवाद दोस्तों।